नमस्कार किसान भाइयों। आज की वीडियो में हम धान में पैदावार बढ़ाने वाली 10 महत्वपूर्ण बातों के बारे में आपको बताने वाले हैं। अगर आप भी धान की खेती करते हैं तो धान में पैदावार आप ज़्यादा कैसे ले सकते हैं। कोई भी वैरायटी हो, अगर आप सही से देखभाल नहीं करेंगे तो वह वैरायटी आपको अच्छा उत्पादन नहीं दे पाएगी। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। 10 महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर चर्चा करेंगे, 10 महत्वपूर्ण बातों के ऊपर चर्चा करेंगे कि हम धान में पैदावार बढ़ाने के लिए क्या क्या हमें याद रखना चाहिए, किन किन बातों का हमें विशेषकर ध्यान देना होता है। नमस्कार किसान साथियों, एसआरजे खेती चैनल पे आप सभी का स्वागत है। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और कोई भी सवाल सुझाव हो तो नीचे कमेंट करें। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी किसी पसंदीदा वैरायटी के ऊपर वीडियो बनाएं तो नीचे कमेंट अवश्य करिएगा। या फिर कोई भी आपका सुझाव हो, कुछ भी आप देखना चाहते हैं तो उस संबंध में नीचे आप कमेंट करिए, हम उस विषय पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश ज़रूर करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर आपका ज़्यादा समय नहीं गंवाते हैं, जानते हैं कि धान में पैदावार बढ़ाने वाली 10 महत्वपूर्ण बातें कौन सी हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वैरायटी यानी किस्मों के चयन के ऊपर। किसान साथियों, जब भी आप कोई वैरायटी चुनें तो उसमें 2-4 बातों का आपको ध्यान देना होता है। कोई भी वैरायटी अपना अधिकतम उत्पादन तभी दे पाएगी जब जिस क्षेत्र के लिए वो अनुमोदित की गई है वहाँ ही उसको लगाया जाए। मतलब जैसे ऐसी बहुत सारी वैरायटियाँ हैं जिसको हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो लगा सकते हैं, लेकिन वहीं हम उसको पूर्वी उत्तर प्रदेश में नहीं लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक केवल उदाहरण दिया है। ऐसे बहुत से जगह होते हैं जहाँ पे किस्में लगाई जाती हैं। कुछ किस्में पूरे भारत में लगाई जाती हैं, कुछ किस्में कुछ जगह पे लगाई जाती हैं, कुछ जगह पे नहीं लगाई जाती हैं। तो मेरे हिसाब से मेरा कहने का मतलब यही है कि अपने क्षेत्र के हिसाब से आपको किस्मों का चयन करना है। सबसे पहले तो आपको इस बात का ध्यान देना है। दूसरा, आपको ध्यान इस बात पर भी देना है कि कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा पुरानी वाली वैरायटी ना लगाएं। जितनी पुरानी वैरायटियाँ हो जाती हैं उसमें रोग प्रतिरोधी क्षमता जो होती है, यानी जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है, कमज़ोर हो जाता है, जिससे पुरानी वाली किस्मों में रोग बीमारियों के लगने के चांस थोड़ा सा ज़्यादा रहते हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमेशा, मैं ऐसा नहीं कहता कि एकदम नई किस्म ही लगाइए, लेकिन बहुत ज़्यादा पुरानी किस्म लगाएंगे तो उसमें नई वाली किस्मों की तुलना में ज़्यादा बीमारियां आएंगी, जिससे आपका दवाओं के ऊपर खर्चा ज़्यादा आएगा और लागत आपकी ज़्यादा हो जाएगी और बचत आपकी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको किस्म के चयन के हिसाब से आपको बहुत ध्यान देना होता है। अपने क्षेत्र के हिसाब से किस्मों का चयन करें और जो किस्में नई आती हैं कोशिश करें उन्हीं का मतलब आप बीज लगाएंगे तो अच्छा उत्पादन आपको अवश्य मिलेगा। हालाँकि कुछ पुरानी किस्में भी आप लगा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पुरानी किस्में लगाएंगे तो उसमें बीमारियाँ ज़्यादा आती हैं। इसके बाद में बीज का चयन, क्योंकि हमने पहले वैरायटी का चयन तो कर लिया कि हाँ हमें इस साल यह वैरायटी लगानी है। इसके बाद में आ जाता है बीज का चयन। सही जगह से आपको बीज का चयन करना होता है। ऐसे बहुत सारे किसान साथियों आजकल धोखाधड़ी हो रही है, हमें अच्छे बीज नहीं मिल पाते हैं। तो हमेशा कोशिश करें कि प्रमाणित संस्थाओं से ही आपको बीज की खरीदारी करनी चाहिए, या फिर किसी अच्छे दुकानदार भाई से भी आप बीज की खरीदारी कर सकते हैं। अगर आप पुराने बीज लेते हैं तो वहाँ पर अच्छे किसान भाई से भी आप बीज ले सकते हैं। ऐसी बहुत सारी बासमती की वैरायटियाँ आती हैं जो आजकल आसानी से नहीं मिल पाती हैं। तो ऐसे में आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जिस किसान भाई ने पिछले साल वो वैरायटी लगाई हुई थी तो उससे भी किसान साथी खरीद सकते हैं। अगर आपको विश्वास है तो ही खरीदिएगा, नहीं तो मार्केट में आजकल बहुत बीजों के ऊपर धांधलेबाजी चल रही है। और यहाँ पे ध्यान ये भी रखना है, पैकेट के ऊपर आपको अच्छे से चेक करना है क्या वही बीज है, कुछ स्पेलिंग में मिस्टेक तो नहीं है। इसके साथ साथ आपको बहुत पुराने वाले पैकेट के बीज भी नहीं खरीदने हैं, एक्सपायर वाले बीज भी नहीं खरीदने हैं। इसके साथ साथ खुले पैकेट वाले बीज की खरीदारी करने से आपको बचना है, क्योंकि खुले में मिलावट की जो संभावना है वो ज़्यादा रहती है। तो जब भी आप बीज का चयन करें तो इन तमाम बातों का आपको ध्यान रखना है। जो नमी रहित बीज हो उन्हीं का आपको चयन करना होता है। इसके साथ साथ किसान साथियों सबसे ज़रूरी बात, आपने किस्म का चयन कर लिया, आपने अच्छे से बीज की खरीदारी कर ली, उसके बाद हमें नर्सरी डालना होता है। उससे पहले हमें बीज को उपचारित करना होता है। तो किसान भाइयों यहाँ पे हम बीज को उपचारित करने का भी तरीका आपको बता देते हैं, कौन सी दवा का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। बीज को उपचारित करने के लिए आपको 2 ग्राम लेना है स्टेप्टोसाइक्लिन। इसके साथ में आपको लेना है 20 ग्राम बावस्टिन। ये 2 चीज़ें आपको चाहिए होती हैं और इसको आपको लगभग 10 लीटर पानी में, इतनी मात्रा आपको 10 लीटर पानी में घोल लेना है। उसके बाद में उसमें 7 से 8 किलोग्राम बीज डुबो के रख देना है। अगर आपके पास कम बीज है तो इसी हिसाब से आप मात्रा कम कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 3 से 4 किलोग्राम बीज है तो आप 1 ग्राम ले सकते हैं स्टेप्टोसाइक्लिन, साथ में आप 10 ग्राम बावस्टिन ले सकते हैं और इसको आपको 5 लीटर पानी में घोल लेना होता है। मतलब उसी हिसाब से आपको मात्रा कम ज़्यादा कर लेनी है और आसानी से आपको बीज को उपचारित कर लेना चाहिए। तो सबसे पहले दोनों दवाओं को आपस में मतलब पानी के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद में आपको इसमें जो धान होता है, जो हम बीज डालते हैं, उसको डाल देना है। 24 घंटे तक इसी में आपको भिगो के रखना होता है। उसके बाद में आपको बीज को बाहर निकाल देना होता है, छायादार जगह पे रखना चाहिए। इसके बाद में आप बीज की बुआई कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको बीज को उपचारित जरूर करना है। बीज को अगर आप उपचारित नहीं करते हैं तो बहुत सारा नुकसान आपको उठाना पड़ जाता है। बीज को उपचारित ना करने से सबसे पहला नुकसान होता है कि फंगस जनित बीमारियों का अटैक हो जाता है, जिससे हमारे बहुत सारे जो
मतलब शुरुआती अवस्था में ही बहुत सारे पौधे मर जाते हैं। दूसरा नुकसान होता है जड़ गलन की समस्या। हमारे बहुत सारे पौधे के जड़ जो है वो ख़राब हो जाते हैं, पौधा गलन वाली समस्या भी आ जाती है। इसके साथ बहुत सारे फंगस जन्य बीमारियाँ, बहुत सारे रोगों से आप शुरुआती अवस्था में बचाव कर सकते हैं अगर आप बीज को उपचारित करते हैं। तो बीज को उपचारित आपको अवश्य करना है। किसान भाई, यहाँ पे आपको शुरुआती अवस्था में नर्सरी प्रबंधन पे विशेष ध्यान देना है, क्योंकि एक अच्छी और स्वस्थ नर्सरी तैयार करके आप लगभग अपने धान की फसल की 10% तक पैदावार बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे नर्सरी प्रबंधन पर आपको विशेष ध्यान देना है। अगर आपकी नर्सरी सही नहीं रहेगी, जो पौधे हैं वो सही नहीं रहेंगे, तो आपका उत्पादन 10% तक कम हो सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में सबसे ज़रूरी बात हो जाती है खेत का चयन। जिस खेत में आप नर्सरी डालते हैं, कोशिश करें कि हर साल बदल बदल के आपको खेत का चयन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 4-5 साल 10 साल से उसी जगह पे नर्सरी डाल रहे हैं, तो ऐसा क्या होता है कि उसमें वहाँ पे खरपतवार की समस्या काफ़ी ज़्यादा आ जाती है। तो आपको नर्सरी ऐसी जगह पे डालनी है जहाँ पे पानी का भराव ना होता हो, सिंचाई की उचित व्यवस्था हो, पानी निकासी की उचित व्यवस्था हो। बरसात मान लीजिए बाई चांस हो जाती है, तो ऐसा नहीं कि आपने नर्सरी डाला, बहुत सारा पानी उसमें भर गया, तो आपके पौधे गल सकते हैं, सड़ सकते हैं, जिससे आपको नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पर खेत का चयन भी आपको करना होता है। अच्छी उपजाऊ वाली मिट्टी, जो भुरभुरी वाली मिट्टियाँ होती हैं, जैसे जो बलुई दोमट वगैरह मिट्टी होती है, उसका चयन आप कर सकते हैं। बहुत सख्त वाली मिट्टी, जो आपकी एक चिकनी मिट्टी होती है, उसका चयन मत करिएगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत आपकी जो जड़ें होती है उसमें उसके अंदर से आसानी से निकल नहीं पाती हैं। जब भी आपको किसान साथियों अपने पौधे उखाड़ने हो, तो उसके कुछ समय पहले, एक दिन पहले आपको खेत में सिंचाई हल्की कर लेनी है, जिससे आपके पौधे मिट्टी में नमी हो जाएगी, तो पौधे की जड़ों को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचेगा और आपकी जो नर्सरी है आसानी से उखड़ आएगी। तो यहाँ पर आपको नर्सरी प्रबंधन पर भी विशेष ध्यान देना है। इसके बाद में आती है रोपाई। अब रोपाई आपको समय से करना होता है। किसान साथियों, बहुत से लोग गलती क्या करते हैं, तो सोचते हैं कि जब बहुत बड़े पौधे हो जाएंगे उसकी रोपाई हम करेंगे तो हमारी फसल जल्दी तैयार हो जाएगी, ज़्यादा कल्ले आएंगे। लेकिन होता है इसके उल्टा। बहुत ज़्यादा बड़े, बहुत ज़्यादा दिन वाले पौधे की अगर आप रोपाई करते हैं तो उसमें कल्ले भी कम आते हैं और उत्पादन भी आपको कम मिलता है। तो इस बात का ध्यान रखना है। जब आपके नर्सरी वाले पौधे लगभग 21 से 25 दिन के आसपास के हो जाएँ, तो ये सबसे अनुकूल समय होता है आपकी नर्सरी के पौधे की रोपाई करने का। तो आपको बहुत ज़्यादा, मतलब 25 दिन अधिकतम हो गया, 26-27 दिन हो गया तो चल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि आप 35 दिन, 40 दिन, 45-50 दिन वाले पौधे की रोपाई करेंगे तो कहाँ से काम चलेगा। आपके पौधे में कल्ले कम आएगी और आपको उत्पादन भी किसान साथियों कम ही मिलेगा। तो यहाँ पे समय से ही आपको रोपाई करनी चाहिए। नर्सरी के पौधे की 25 दिन तक आपको रोपाई कर देनी चाहिए। इसके बाद में हम बात करते हैं, जब हम रोपाई करते हैं तो रोपाई के समय खाद हमें कितनी मात्रा में डालना चाहिए। बहुत से लोग यहाँ पे बहुत सारी गलतियाँ भी कर देते हैं। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम खाद से संबंध में जानकारी भी आपको दे देंगे कि आपको रोपाई के समय कौन सी खादों का इस्तेमाल करना चाहिए। बात कर रहे थे गलतियों की, तो सबसे पहली गलती ये करते हैं कि बहुत से लोग जब रोपाई करते हैं तो उस समय खादों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। रोपाई के 10 से 15 दिन के बाद, कोई लोग 20 दिन के बाद खादों का इस्तेमाल करते हैं। तो यहीं पे आप सबसे बड़ी गलती करते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं आपको बताते चलूँ, जब आप पौधे की रोपाई करते हैं तो रोपाई करने से लेकर 72 घंटे के अंदर, मान के चलिए 3 दिन के अंदर, आपके जो पौधे होते हैं, पौधे की जो जड़ें होती हैं, मिट्टी को अच्छे से पकड़ लेती हैं और मिट्टी में जो भी पोषक तत्व होता है वो आपके पौधे उठाने लगते हैं, मतलब अपना भोजन बनाने लगते हैं मिट्टी के द्वारा। तो मिट्टी में अगर आपके खादों की मात्रा नहीं रहेगी, मिट्टी में अगर भोजन अच्छे से पर्याप्त मात्रा में नहीं रहेगा, अच्छे से पोषक तत्व उसको शुरुआती अवस्था में नहीं मिल पाएंगे, तो जो शुरुआती विकास का एक समय होता है वो निकल जाएगा। अब 10 से 15 दिन के बाद अगर आप खादों का इस्तेमाल करेंगे तो सीधा आपकी फसल 10 से 15 दिन पीछे चली जाएगी। और वहीं जो किसान भाई रोपाई के समय ही खादों का इस्तेमाल कर देते हैं, उनकी फसल 10 से 15 दिन आगे चली जाएगी। तो वहीं पे आप मात खा जाएंगे, वहीं पे आपके कल्ले में कमी रह जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखना है। रोपाई के 72 घंटे के अंदर आपको समस्त खादों का इस्तेमाल कर देना है। कोशिश करें रोपाई के समय ही खादों का इस्तेमाल कर दें। अगर लेंचिंग वाली समस्या हो तो 3 दिन के अंदर आपको जो रोपाई है वो जो खाद है वो डाल देना चाहिए। अब हम ये भी जान लेते हैं कि रोपाई के समय हमें कौन सी खादों का इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे बहुत सारे किसान साथी इस वजह से भी खाद नहीं डाल पाते हैं क्योंकि कई बार NPK नहीं मिलता है, कई बार DAP नहीं मिलता है, कई बार SSP नहीं मिलता है। तो बाई चांस अगर आपको DAP मिल जाती है तो रोपाई के समय यहाँ पे हम 2 आपको आंकड़े बताने वाले हैं। कुछ किस्में होती हैं जो 120 दिन से कम दिन में तैयार हो जाती हैं। तो अगर आपकी धान की वैरायटी 120 दिन से कम दिन में तैयार होती है तो ऐसी कंडीशन में अगर आपको DAP मिल जाती है तो आपको लगभग 28 किलोग्राम DAP डालना है। इसके साथ में 16 kg आपको डालना है यूरिया और MOP यहाँ पर आपको डालना है 11 किलोग्राम। ये 3 चीज़ें आपको रोपाई के समय डाल देनी है। बाई चांस
चांस आपको DAP नहीं मिलती है, आपको NPK 12-32-16 मिलता है। तो यहाँ पे 12-32-16 रोपाई के समय जो किस्में 120 दिन से कम दिन में तैयार हो जाती हैं, उसमें 40 किलोग्राम आपको NPK 12-32-16 डालना है, यूरिया 16 kg, और इसके साथ में आपको यहाँ पे पोटास नहीं डालना है, केवल ये 2 चीज़ें ही डालनी है, क्योंकि 12-32-16 में जो MOP है वो पाया जाता है। अब कई बार हमें किसान साथियों ये भी नहीं मिलता है, 12-32-16 भी नहीं मिलता है, तो आप SSP भी डाल सकते हैं, यानी सिंगल सुपर फास्फेट भी डाल सकते हैं। तो रोपाई के समय जो किस्में 120 दिन से कम दिन में तैयार हो जाती हैं, उसमें आपको 81 किलोग्राम SSP यानी सिंगल सुपर फास्फेट डालना है, साथ में 27 kg आपको यूरिया डालना है, साथ में 11 kg आपको MOP डालना है। तो ये 3 चीज़ें आपको डालनी है। तो यहाँ पे हमने तीनों आंकड़े आपको बता दिए कि अगर आपको DAP मिलता है तो वो कितना डालना है, अगर आपको NPK 12-32-16 मिलता है तो वो कितना डालना है, और अगर आपको SSP यानी सिंगल सुपर फास्फेट मिलता है तो वो कितना डालना है। अब हम बात उन किसान भाइयों की भी कर लेते हैं जिनकी फसल 120 दिन से ज़्यादा दिनों में तैयार होती है, चाहे 130, 135, 140, 145 वगैरह दिनों में तैयार होती है। तो ऐसे किसान भाई को अगर DAP मिलती है तो 38 kg DAP आपको डालना है, यूरिया आपको 20 kg और MOP आपको 20 kg रोपाई के समय डालना है। अगर आपको किसान साथियों NPK 12-32-16 मिलता है तो यहाँ पे किसान भाइयों आपको NPK 12-32-16 55 kg डालना है, साथ में आपको 20 kg यूरिया डालना है। और अगर आपको SSP यानी सिंगल सुपर फास्फेट मिलता है तो 120 दिन से ज़्यादा दिनों वाली किस्मों में आपको 110 kg आपको SSP डालना है, और यहाँ पे यूरिया आपको 35 kg और MOP आपको 20 kg डालना है। और आपको यहाँ पे ध्यान ये भी रखना है कि रोपाई के समय आपको जिंक का इस्तेमाल नहीं करना है। लगभग जब हम दोबारा से यूरिया डालते हैं तब आपको जिंक का इस्तेमाल करना होता है, चाहे 33% वाली जिंक हो, चाहे 21% वाली जिंक हो। यहाँ पे रोपाई के समय आपको बिल्कुल भी नहीं डालना है। लगभग 20 से 25 दिन के अंदर हम दोबारा जब खाद डालेंगे तो हम यहाँ पे जिंक डाल देंगे। तो यहाँ पे 33% वाले जिंक लगभग 5 kg या फिर 21% वाले जिंक लगभग 7 से 8 किलोग्राम आप डाल दीजिएगा। तो यहाँ पे ऐसे आपको रोपाई के समय खादों का इस्तेमाल करना है। अगर आपको कुछ भी और जानना है तो नीचे आप कमेंट अवश्य करिएगा। तो किसान भाइयों यहाँ पे हमने खादों के बारे में भी आपको बता दिया कि रोपाई के समय कौन सी खादों का इस्तेमाल आपको करना है। इसके बाद में किसान साथियों आपको कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल करना है वो आने वाले दिनों में मैं वीडियो बना के आपको बता दूंगा। रोपाई के समय वाली खाद काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। इसके बाद में सिंचाई प्रबंधन की हम बात करते हैं। सिंचाई पर भी आपको विशेष ध्यान देना है। समय समय से अगर आप सिंचाई नहीं करेंगे तो भी आपको दिक्कत आ जाएगी। किसान साथियों धान की फसल में पहला पानी हम रोपाई के समय डालते हैं। रोपाई के समय कोशिश करें कि ज़्यादा देर तक पानी भरा रहे। इसके बाद में किसान साथियों हम पानी लगाते हैं जब हमारी फसल में हम पहली बार यूरिया डालते हैं। कल निकलते समय वाले के आसपास हम बात कर लेते हैं, 25 दिन 30 दिन के आसपास। इसके बाद में फिर से आपको 40 से 45 दिन पे सिंचाई अवश्य करनी चाहिए। इसके बाद में गबोड़ अवस्था में सिंचाई अवश्य करनी चाहिए। इसके बाद में दाने के भराव के समय सिंचाई करनी चाहिए। फ्लावरिंग की स्टेज में भी पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। दाने में जब दूध बनता है तब भी पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने ऐसी ऐसी अवस्थाएँ आपको बता दी। इस समय पानी की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। वैसे अपने फसल के हिसाब से, मौसम के हिसाब से आप सिंचाई का जो समय है कम ज़्यादा कर सकते हैं। बाई चांस बरसात हो गई तो सिंचाई मत करिए। बरसात नहीं हुई, बहुत तेज़ धूप है, बहुत ज़्यादा सूखा वाला स्थिति है तो हल्की हल्की सिंचाई करके आपको काम चलाना पड़ेगा। लेकिन पानी के बिना कभी भी धान की फसल अच्छा उत्पादन किसान साथियों नहीं दे पाएगी। अब हम कुछ घुलनशील उर्वरक के बारे में जान लेते हैं, जैसे हमें NPK कब कौन सा डालना चाहिए जिससे हमें अच्छा उत्पादन मिल सके। तो हम यहाँ पर अगर NPK की बात करें तो सबसे पहला NPK आपको 19-19-19 या फिर NPK 20-20-20 जब आपकी फसल 25 दिन के आसपास या 30 दिन के आसपास हो जाए, यानी जब आप पहली बार यूरिया डाल देते हैं उसके बाद में आपको डाल देना चाहिए। NPK 19-19-19 डालने से कल्ले का विकास, मतलब शुरुआती विकास में काफ़ी अच्छा हेल्प मिलता है। कल्ले अच्छे आते हैं, जड़ों का विकास अच्छे से होता है और पौधे में रोग प्रतिरोधी क्षमता में विकास होता है, क्योंकि इसमें 19% नाइट्रोजन, 19% फास्फोरस, 19% पोटेशियम पाया जाता है। ये तीनों तत्व बराबर मात्रा में पाए जाते हैं जो पौधे के शुरुआती विकास में काफ़ी मदद करते हैं। इसके बाद में आपको दूसरा NPK डालना होता है 0-52-34। इसका इस्तेमाल बालियाँ जब तने के अंदर आने लगती हैं, गबोड़ अवस्था इसको हम बोलते हैं, तब आपको करना चाहिए। इससे भी काफ़ी अच्छा लाभ मिलता है। बालियाँ अच्छी आती है, लंबी मोटी आती हैं, बालियों का विकास अच्छे से हो पाता है, तने का विकास अच्छे से हो पाता है, आपकी फसल गिरती नहीं है। इसके बाद में तीसरा NPK आपको 0050 या फिर 13-045 डालना होता है। इसका इस्तेमाल आपको बालियाँ निकलने के बाद दाने भरते समय डालना होता है। तो ये 3 NPK पर्याप्त होते हैं। इसके अलावा मान लीजिए बाई चांस आपकी फसल काफ़ी कमज़ोर है तो आप 12-61-0 डाल सकते हैं। आप बहुत तरह के NPK आते हैं, इसके ऊपर हमने पहले से ही वीडियो बनाए हुआ, तो आप मेरी वो वीडियो भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जिंक, सल्फर, ग्रोथ प्रमोटर भी आप चाहें तो डाल सकते हैं। जिंक तो आपको डालना ही पड़ेगा, लेकिन सल्फर और भी आप डाल सकते हैं, जिससे पौधे की में हरियाली आती है, पौधे का विकास अच्छे से हो पाता है। और जो ग्रोथ प्रमोटर जैसे सागरिका वगैरह आती हैं तो इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आप इसके बुआई भी कर सकते हैं। सागरिका जो आती है, चाहे Z++ हो चाहे सागरिका गोल्ड हो, जब आप पहली बार रोपाई के समय खाद डालते हैं तो आपको 10 kg के आसपास डालना होता है। दोबारा से फिर से 1 महीने के बाद 10 kg आपको डालना होता है। या फिर आप इसकी लिक्विड वाली जो फार्मूला आता है उसका आप छिड़काव भी कर सकते हैं।
करते हैं, जब आप पहली बार NPK 19-19 डालते हैं तब आपको सागर का लिक्विड डाल देना चाहिए। लगभग 300 से 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप सागर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फिर कोई भी अन्य जो ग्रोथ प्रमोटर आते हैं, जो भी आपको पसंद हो, जो भी आपको सस्ता पड़े, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लगभग 10 से ज़्यादा चीज़ों के बारे में आपको बता दिया। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं, धान की फसल में अधिकतम पैदावार आप ले पाएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना के साथ साथियों चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।